हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस। और हम कर रहे हैं ईपीएफओ यूपीएससी की तैयारी। इसमें जो साइंस का बैकग्राउंड है उसको हम फॉलो करेंगे और उसमें बायोलॉजी दे रखा है। बायोलॉजी में अभी तक हमने पैथोजेंस कर चुके हैं, काफ़ी सारे पैथोजन कर चुके हैं, जैसे बैक्टीरियल हो गया, फंगल हो गया। हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी कर चुके हैं, हम डिफिशियंसी भी कर चुके हैं, और ह्यूमन एनाटॉमी भी हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। एक ही टॉपिक बचता है जो है वायरल डिसीज का। वायरल डिसीज में वायरस का जो अटैक होता है वो किस तरह से होता है, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, और ये है क्या, लिविंग ऑर्गेनिम्स है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिम्स है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है वायरल डिसीज एंड ट्रीटमेंट। तो वायरल डिसीज एंड ट्रीटमेंट में हमें देखना है कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन क्या है, जैसे इसका स्ट्रक्चर, इसका रेप्लिकेशन, इसका प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट। जो आज हम कवर करने वाले हैं वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये लिविंग है और नॉन लिविंग। पैरासाइटिक है तो कैसा है, फैकल्टेटिव या ऑब्लिगेट। फिर रेप्लिकेशन कैसे करता है, ये रिवर्स करता है या फिर सेंट्रल डॉगमा को फॉलो करेगा, जो हमने जेनेटिक डिसऑर्डर में किया था कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। फिर प्रिवेंशन ट्रीटमेंट में मेडिसिन देखेंगे, और पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट में जो हमारे पास फेमस डिसीज हैं, जैसे पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, है ना, कुछ वॉर्म डिसीज भी होती हैं, और कुछ हमारी जो है क्या कहते हैं, कोविड वायरस, इन सबको हम चेक करेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आता है कि वायरस है क्या, व्हाट इज वायरस। तो वायरस एक पैराडॉक्स है जिसमें ये लिविंग नॉन लिविंग के बीच में रहता है। कैसे, बाउंड्री बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब ये होस्ट के बाहर रहता है तो नॉन लिविंग है, और जब होस्ट के अंदर रहता है तो लिविंग है। अगर ये हमारे पास होस्ट है तो अगर ये होस्ट के अंदर है तो ये लिविंग हो जाएगा, अगर होस्ट के बाहर है तो नॉन लिविंग। ओके, तो इसका एक डुअल बिहेवियर चलता है। और जैसे ही ये उसके अंदर आएगा, होस्ट के अंदर, ये हाईजैक कर लेगा सेलुलर मशीनरी। मींस जो सेंट्रल डॉग्मा आपको बताया था, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, तो वो यहाँ पे इसे फॉलो करेगा। इसका साइज क्या है, 20 से 300 नैनोमीटर। एक नैनोमीटर के अंदर 10⁻⁹ मीटर होता है। फाइन। कंपोजिशन क्या है, या तो डीएनए होगा, या आरएनए होगा, या प्रोटीन की कैप्सिड होगी, या लिपिड की एनवेलप होगी। आपकी ये चार चीज हो सकती हैं। ओके, तो जरा वायरस को देख लेते हैं। इस वायरस का नाम है, जो ये डायग्राम है, इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं इसका हेड है, ये पूरा का पूरा हेड है। अंदर इसके जो है जेनेटिक मटेरियल है, और फिर इसकी नेक है, और ये टेल शीट है, और टेल बैरियर फाइबर पिंस है। यहाँ पे जो पिंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये करते हैं इन्फेक्शन। यहीं से डीएनए होता हुआ होस्ट की तरफ जाएगा। ओके, तो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है ना। अब आता है इसमें कि भाई प्रोटीन कैसा होता है। देखिए कैप्सिड, ये आपको स्ट्रक्चर है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो अंदर ये आरएनए है ना, ये आरएनए है, और उसके बाहर ये कैप्सिड यानी कि प्रोटीन्स की लेयर्स है। तो ये भी हो सकता है कि कोई जेनेटिक मटेरियल में डीएनए आरएनए ना हो, लेकिन प्रोटीन हो, तो प्रोटीन से प्रेजेंट हो सकता है। तो ये छोटी छोटी यूनिट है, छोटी छोटी यूनिट को बोलते हैं कैप्सिड। एक प्रॉपर बनाता है ये स्ट्रक्चर।
ओके, लिपिड भी हो सकता है हमारे पास। अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि क्या क्या जो है हिस्टोरिकल डिस्कवरी हुई थी। तो पहला है 1892, साइंटिस्ट का नाम है डिमिट्री इवान ओवस्की। ये है हमारे साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया था, टीएमवी वायरस को डिस्कवर किया था, टोबैको मोसेक वायरस। जो टोबैको होती है उस पर जो वायरस लगा होता है इन्फेक्शन, तो उसको चेक किया था, उसको आइसोलेट भी किया और देखा ये तो वायरस है क्रिस्टल फॉर्म में। 1898 में क्या हुआ था, मार्टिनस बेजरनिक, ये हमारे मार्टिनस बेजरनिक, इन्होंने वायरस टर्म दिया था और कॉइन करने के बाद बताया कि भाई इसके पास वेनिमस सब्सटेंस होता है। वेनिमस वो जो जहरीला है, किसी को इन्फेक्शन कर सकता है। इसके बाद 1935 में डोलोम स्टैनले आए, जिन्होंने टीएमवी को क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज का मतलब होता है क्रिस्टल फॉर्म में। और इस क्रिस्टल फॉर्म को उन्होंने हेल्दी टोबैको में डाला। हेल्दी प्लांट, जिसकी वजह से वो प्लांट ट्रांसफॉर्म हो गया इन्फेक्टेड प्लांट में। ओके, ये हमारे डेवलपमेंट स्टैंड। तो उन्होंने ये देखा कि भाई अगर वायरस को हम आइसोलेट करें, उसको क्रिस्टल फॉर्म में निकालें, उसके बाद उसे एक हेल्दी प्लांट में डाल दें, तो वो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ओके, स्लाइड को देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। इसके हेल्दी के नीचे ना इन्फेक्टेड प्लांट लिखा हुआ है। ओके, अब वायरल डिसीज की क्लासिफिकेशन है कि वायरस कितनी तरह के होते हैं। तो वायरस के होने की वजह से क्या होता है, ये तो डीएनए होगा या आरएनए होगा या फिर रेट्रो वायरस होगा। वैसे तो प्रोटीन भी वाले भी वायरस होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, पर उनका एक अलग मैकेनिज्म चलता है। जितना भी हमारा मैकेनिज्म है वो जेनेटिक लेवल पर है। जैसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े थे, तो जीन्स, डीएनए, या फिर डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंड, ये है सिंगल स्टैंड। फाइन। तो क्या अंतर होता है डीएनए और आरएनए में, जरा देख लेते हैं हम। आपको जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आरएनए, और ये वाला स्ट्रक्चर ये है डीएनए। तो आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होती है, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होती है। अब ये है नाइट्रोजीनियस बेस, साइटोसाइन, ग्वेनोसाइन, एडेनिनाइन, यूरेसिल एंड द यूरेसिल का एक पार्ट होता है थाइमाइन। तो ये यूरेसिल के 5th पोजीशन पे, ये जो यहाँ पे पोजीशन है कार्बन की, जब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है थाइमाइन। तो डीएनए में साइटोसाइन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमाइन, यूरेसिल की जगह थाइमाइन आ जाएगा डीएनए में। बाकी सब जो 3 होते हैं वो सेम होते हैं। ओके, तो अगर इस पोजीशन पे हम देखें, यहाँ पे अगर हम CH3 लगा दें, तो यहाँ पे हम CH3 लगा दें तो बन जाएगा थाइमाइन। तो थाइमाइन को हम 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं। 5 मिथाइल यूरेसिल। ओके, तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया, ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। अब जो डीएनए वायरस जिनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ऐसे वायरस वो रेप्लिकेट करेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एज आ गया, एज का मतलब एंजाइम, मींस ऐसे डीएनए वायरस जो सेंट्रल डोग्मा को फॉलो करते हैं और
डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मींस डीएनए को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी। एग्जांपल क्या है? एडिनो वायरस, हर्पीज वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड वेर्सिला जोस्टर वायरस। ओके, अब आता है आरएनए वायरस। आरएनए वायरस में क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, या फिर किसी किसी के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होगा। ओके, एग्जांपल पोलियो वायरस, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, सार्क एंड द कोविड-2। अब आते हैं रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और ये रेप्लिकेट करता है विया द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दैट इज डीएनए इंटरमीडिएट, स्पेशली एचआईवी वायरस कॉज्ड द एड्स। तो अभी होता क्या है, जरा इसको और देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में, आरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन में। फाइन, जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। अगर ये होस्ट सेल है और होस्ट सेल का ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे पास वायरस है, इसके पास अपना डीएनए या आरएनए है। सपोज कीजिए इसके पास डीएनए है, डीएनए जब इसके पास अंदर जाएगा, और सेल के पास भी डीएनए है, सेल के पास या होस्ट के पास भी डीएनए है, और वायरस के पास भी डीएनए है, तो डीएनए डीएनए इजीली इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और ये इसके अंदर जाके ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तो डीएनए का साइज बढ़ जाएगा। इस तरीके से वायरस ने अपना जो जेनेटिक मटेरियल था वो होस्ट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करके उसकी मशीन को कैप्चर कर लिया, हाईजैक कर लिया। ओके, अब ये तो था आपका डीएनए का केस में, तो इससे कुछ और मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर हमारे पास आरएनए है वायरस के पास, यहां पे है आरएनए, आरएनए, अब ये आरएनए होस्ट सेल के अंदर जाएगा, लेकिन होस्ट सेल के पास क्या है? डीएनए। अगर इसे डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट होना है या अटैच होना है तो इस आरएनए को पहले डीएनए बनना पड़ेगा, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए इसके अंदर आया, फिर ये जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके बनाएगा ये डीएनए, डीएनए, ये था हमारा आरएनए। अब ये डीएनए इजीली होस्ट के डीएनए से जाके अटैच हो जाएगा। ओके, इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ये किस केस में होता है? ये आपका रेट्रोवायरस के केस में भी होता है, जहां पे लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एज मतलब एंजाइम, तो उस प्रोसेस को कराने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। जहां जहां एज आ रहा है वहां वहां आपकी एंजाइम है। अब सेम आप यहां पे देखते हैं आरएनए वायरस। तो आरएनए वायरस या तो डीएनए बनाएगा, या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके पास आरएनए प्रेजेंट होता है, उनके साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। ओके, तो स्लाइड को देख लीजिए आप फिर से, फिर हम चेंज करते हैं। अब आता है वायरल रेप्लिकेशन साइकिल, कि ये अटैक कैसे करता है और अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है। अगर हमारे पास ये एक होस्ट सेल था, इसके पास डीएनए है और हमारे पास यहाँ पे वायरस है, इसका अपना आरएनए था, ये इसमें इनकॉर्पोरेट होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करके, जिससे कोविड वायरस का हुआ था, कोरोना वायरस का ऐसे होता है। उसके बाद ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इसमें, और छोटे छोटे और जेनेटिक मटेरियल बनाना शुरू कर देगा।
जब छोटे छोटे और जेनेटिक मेटेरियल बन जाएंगे तो वायरस की कोटिंग होना शुरू हो जाएगी और होस्ट सेल फट जाएगा। लाइसिस ऑफ होस्ट सेल। जब होस्ट सेल फट जाएगा तो ये सारे वायरस फिर से फ्री हो जाएंगे दूसरे सेल को इफेक्ट करने के लिए। इन्हें हम कहेंगे बेबी वायरस। ये थी पहली वाली मदर वायरस। जैसे हम बैक्टीरिया में करते हैं ना, मदर सेल्स डॉटर सेल्स, सेम। ओके, तो वायरल रेप्लिकेशन के पहले हम स्टेप देखते हैं, फिर इस डायग्राम को अटैच जो है इसको देखेंगे। भाई पहले तो वायरस अटैच करेगा बैक्टीरिया के साथ। वायरल प्रोटीन बाइंड टू स्पेसिफिक होस्ट रिसेप्टर, जो होस्ट रिसेप्टर्स है उससे अटैच कर जाएगा। फिर एंट्री एंड अनकोटिंग, वायरस एंटर करेगा और अपनी कोटिंग को तोड़ देगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को रिलीज कर देगा। The fusion with the membrane or the endocytosis, viral nucleic acid released inside the host cell. फिर रेप्लिकेशन, जब ये होस्ट सेल के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करके छोटे छोटे वायरस बनाना शुरू कर देगा। वायरल जीनोम रेप्लिकेट एंड यूजिंग द होस्ट और द वायरल एंजाइम्स, या तो होस्ट के एंजाइम यूज करेगा या अपने एंजाइम खुद लेकर आएगा। प्रत्यय असेंबली एंड द रिलीज, जब ये छोटे छोटे और बेबी वायरस बना देगा, अब ये बेबी वायरस इस सेल को छोड़ के दूसरे नए सेल को इंफेक्ट करने के लिए चले जाएंगे। तो इस तरीके से वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो वायरस आर द ऑब्लिगेट इंटरसेल्युलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट, हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था कि दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक होता है ऑब्लिगेट, दूसरा होता है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट क्या है? होस्ट के अंदर चाहिए चाहिए वो, अगर होस्ट से बाहर जाएगा तो फ्री लिविंग स्टेट में नहीं रह पाएगा। लेकिन फैकल्टेटिव में क्या होता है, वो होस्ट के अंदर भी रह सकता है और अगर होस्ट से बाहर रहता है तो फ्री स्टेट में रह सकता है। पर वायरस के केस में ये ऑब्लिगेट है। क्यों? क्योंकि इनको न्यूट्रिशन चाहिए रेप्लिकेशन के लिए, और सारा का सारा न्यूट्रिशन कहां से आएगा? होस्ट के सेल से लेगा ये। ओके, अपने सेल से नहीं लेगा, अपनी वायरस से नहीं बनाएगा। तो दे कैन नॉट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं कर सकते एंड रिक्वायर द लिविंग होस्ट सेल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। फाइन, तो इस डायग्राम को मैं फिर से बता देता हूं। ये रेट्रोवायरस का बता रहा है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये वायरस था। अच्छा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ द सेल साइकिल से बताया था कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर रिसेप्ट मीन रिसीव करने का काम करते हैं, तो बाई चांस ये वायरस को भी रिसीव कर लेंगे और वायरस एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू, एंडोसाइटोसिस, एंडो मीन्स इन, साइटोसिस मीन्स साइटोप्लाज्म के अंदर ये जा रहा है, तो एंडोप्लाज्म के थ्रू ये अंदर होस्ट सेल के अंदर आ जाएगा। जब ये होस्ट सेल के अंदर आएगा तो ये अपनी ऊपर की लेयर अनकोट कर देगा, मीन्स अनकोटिंग, एंट्री एंड अनकोटिंग। तो जो बाहर की लेयर थी ये प्रोटीन की होती है, दिखाते हैं कैप्सिड की जो लेयर थी। अब ये वायरल आरएनए आ गया। अब ये वायरल आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एज मींस एंजाइम, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके ये डीएनए बनाएगा। डीएनए बनाने के बाद देखिए ये है प्रो वायरल डीएनए। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के डीएनए के साथ ये अटैच हो रहा है। तो ये था होस्ट का डीएनए और ये है आपका वायरल डीएनए। ओके, इसके साथ ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और बनाएगा एमआरएनए। तो यहाँ पे था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे था आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन जो फॉरवर्ड ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बाहर आ जाएगा और हमारा ये एमआरएनए बनाएगा प्रोटीन।
क्योंकि आरएनए तो बन गया, कौन सा, वायरल वाला, इन्फेक्टेड वाला। अब इसके ऊपर कोटिंग चढ़ानी है तो कोटिंग लाना शुरू कर देगा और ये बन जाएंगे बेबी वायरस। बेबी वायरस फिर बडिंग करते हुए होस्ट सेल से बाहर निकल जाएंगे और दूसरे जो हेल्दी सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक प्रोसेस होती है, साइकिल होती है। इस डायग्राम को फिर से देख लीजिए, पूरी स्लाइड को देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। तो अब ये है एक लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, बहुत ही कॉमन साइकिल है जो वायरस में आपको मिलेगी। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी में दे रखा है 11th 12th की क्लास में भी। एक होता है लाइटिक, एक होता है लाइसोजेनिक। लाइटिक का हम देख लेते हैं पहले। ये लाइटिक में क्या है, ये वायरस आया, इस वायरस ने होस्ट सेल को अटैक किया और होस्ट के डीएनए में जाके मिल गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। ओके, फिर ये जो इनकॉर्पोरेट हो गया, अब ये छोटे छोटे बेबी वायरस बनाना शुरू कर देगा। यहाँ पे बेबी वायरस बनना शुरू हो जाएंगे, तो फेजेस आना शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे। अब ये जो होस्ट सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना शुरू कर देंगे और रिलीज हो जाएंगे, ताकि ये इनफैक्ट न्यू सेल्स, न्यू सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। ओके, इस तरीके से ये लाइटिक साइकिल है। लाइटिक का मतलब होता है कि आपने होस्ट की सेल को ही खत्म कर दिया, होल जो होस्ट है उसकी सेल को खत्म कर दिया। तो ऐसे पाथवे को हम बोलते हैं साइटो पाथवे। जहां आप साइटोपाथवे, जहां आप वायरस, जहां पे होस्ट के सेल मेम्ब्रेन को ही खत्म कर रहा है, सेल को ही खत्म कर रहा है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा, डीएनए इसका इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, है ना, इन्फेक्ट हुआ, ये यहां आया, दोनों के डीएनए मिल गए। अब डीएनए मिलके ये एक फेज डीएनए इंटीग्रेट बनाएगा। मींस फेज, जो बैक्टीरियोफेज था उसका डीएनए और होस्ट का डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलग अलग रंग है, ये जो ग्रीन वाला है ये वायरल का है और जो ये रेड वाला है ये होस्ट का है। अब ये होस्ट के साथ ही मिलके सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेगा, तो माइटोसिस, माइटोसिस। जब माइटोसिस हो जाएगी तो एक से दो बनना शुरू हो जाएंगे, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनेंगे। यहाँ पे जो मदर सेल्स है, ये होस्ट सेल है, वो जिंदा रहेगा। लैटिक वाले में होस्ट सेल मर रहा था, पर यहाँ पे ही जिंदा रहेगा। ओके, तो ओकेशनली अब ये दूसरे सेल्स जाएंगे और उनको इफेक्ट करना शुरू कर देगा। ओके, तो ये न्यू सेल्स आपके इन्फेक्टेड जो बने हैं वो पैदा ही इन्फेक्टेड हुए हैं। लैटिक वाले में क्या था कि बेबी वायरस रिलीज हो जाएंगे और वो नए सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन लाइसोजेनिक में क्या है कि ये जो डॉटर सेल्स बने ये अपने आप में ही इन्फेक्टेड है, इनका जो जीनोम है वो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। अब आता है मेजर वायरल डिसीज, जो बहुत सारी डिसीज हैं उनके बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। तो जो पहला है वो है पोलियोमाइलिटिस। ये आरएनए वायरस है। फीकल ओरल रूट्स, मींस जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर होते हैं उसके थ्रू ये जाता है ना। कॉज पैरालिसिस, ये बॉडी को पैरालाइज कर देता है। इसकी वैक्सीन भी है, जैसे आईपीवी सॉल्क और ओपीवी सेबिन। लेकिन इंडिया जो है पोलियो फ्री हो गया 2014 में। तो ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन है कि भाई पोलियो से भारत कब आजाद हुआ था, दैट इज योर 2014। नाउ नेक्स्ट वायरस इज द एचआईवी वायरस which cause the AIDS. So AIDS कोई वायरस नहीं है, एड्स एक बीमारी है जो होती है एचआईवी की वजह से, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, तो ये रेट्रोवायरस होता है डिस्ट्रॉइंग द CD4 प्लस टी सेल्स। CD4 का मतलब होता है वो जो साइटोकाइनिन के सेल्स होते हैं जो कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। होता क्या कि जैसे कोई सेल हमको अफेक्ट करेगा
तो अगर एक सेल जो हमारा हेल्दी सेल था वो इन्फेक्टेड हो गया तो वो साइटोकाइनिन टाइप के केमिकल रिलीज करता है ताकि दूसरी सेल को पता चल जाए कि भाई हमला हुआ है, और बाकी सेल जो है एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन एचआईवी में क्या होता है कि कम्युनिकेशन के पाथवे को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा है हमारा टी सेल्स। टी सेल्स क्या होता है, ये फैगोसाइटोसिस का वर्क करता है, डब्ल्यूबीसी के अंडर में आता है। तो टी सेल्स एंड बी सेल्स ये दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करा है उसी को मार देते हैं ये सेल। तो क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी डिफिशियंसी हो जाएगी, मींस इम्यून डिफिशियंसी हो जाएगी। ट्रीटमेंट तो है, जैसे ज़ाइडोव्यूडिन या फिर लैमीव्यूडिन, और जो वर्ल्ड एड्स डे आता है वो 1 दिसंबर है जो आने वाला है। ओके, अब दूसरी जो डिसीज है डेट इज द हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस कई तरह के हैं, ए बी सी डी, बहुत सारी जो है रेंज है, और हर कोई वायरस इसमें फैटल नहीं है। कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ फैटल होते हैं। HAV एंड HEV मींस हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, ये थोड़े खतरनाक होते हैं। ये भी फीकल ओरल के थ्रू जाते हैं। बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस, ये सब भी फैटल हो जाते हैं। तो ये तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, क्रोसिस। क्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। अब वो पार्ट ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है, या लिवर कैंसर हो जाएगा। वैक्सीन हमारे पास है स्पेशली सिर्फ 2 वायरस के लिए, ए एंड बी के लिए, ठीक है। अब आता है रैबीज। रैबीज से आप सब लोग फैमिलियर हैं, ये रैबिडो विरिडी फैमिली से वायरस होता है। और ट्रांसमिट कैसे होता है, जब भी कोई जानवर हमें काट लेता है तब ये ट्रांसफर हो जाता है। सिम्टम्स क्या है, हाइड्रोफोबिया। एक स्टेज आती है जब आप बंदे को हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगने लगता है, और फैटल इंसेफेलिटिस मींस बुखार चढ़ जाना, सिर का बुखार, और ये उतरता नहीं है सही से। और भी है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, पीपी क्रिटिकल, ये कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट, वेक्टर बॉर्न डिसीज, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, जापानीज इंसेफेलाइटिस, क्यूलेक्स, येलो फीवर। वैक्सीन भी इन सब के लिए अवेलेबल है। ओके, फिर था कोविड-19। कोविड-19 2019 और जो है जब स्टार्ट हुआ था उसी का वायरस है ये। सार्क कोविड 2 पैंडेमिक, 3 वर्ड आते हैं, एंडेमिक है, रीजनिमिक है, एंड पैंडेमिक है। रीजनल मीन्स लोकल एरिया के लिए होता है, एंडेमिक उस कंट्री के लिए हो जाएगा, और पैंडेमिक वर्ल्ड के लिए हो जाएगा, इसलिए हम पैंडेमिक बोलते हैं इसे। तो डिक्लेयर हो गया था ये मार्च 2020 में, और इंडिया ने वैक्सीन बनाई थी, कौन सी, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। बहुत सी वैक्सीन थी, ज़ाइकोविड डी, जो तकरीबन 2 बिलियन लोगों से ज्यादा लोगों को मिल गई थी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोलियो का है। पोलियो कंडीशन जिस तरह से होती है, बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। ये है आपका हेपेटाइटिस बी, या फिर आप कह सकते हैं लिवर सिरोसिस। ये HIV का वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। स्लाइड को देख लीजिए, चेंज करते हैं। तो ये पोलियो का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये रैबीज है, कुत्ते ने काट लिया है बंदे को, और जो है ये रैबीज का वायरस है ना, ये रैबीज का आपका वायरस हो जाएगा, और ये सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी। येलो फीवर, येलो फीवर मीन्स जो सिर का बुखार होता है। ये मच्छर जो होते हैं ये वेक्टर होते हैं। वेक्टर कौन होता है, वेक्टर वो होता है जो ट्रांसफर करता है पैथोजेंस को। पैथोजन को ट्रांसफर करता है होस्ट में। तो ये चाहिए चाहिए, जैसे मच्छर, मच्छर जो होते हैं मलेरिया, डेंगू वायरस, इन सब के वेक्टर होते हैं, इन्हें खुद कुछ नहीं होता, पर ये होस्ट तक ये पैथोजन को पहुंचाते हैं। ये हमारा टी सेल है, इसके ऊपर
रिसेप्टर्स होते हैं, ये वायरस को पकड़ेंगे या फिर किसी भी पैथोजन को पकड़ेंगे और मारना शुरू कर देंगे। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। ओके, स्लाइड देख लीजिए, चेंज करते हैं। अब आता है कि भाई डिसीज तो हो गई, डिफेंस कैसे दें, है ना। एक तो नेचुरल डिफेंस होता है, एक एक्वायर्ड डिफेंस होता है। तो बॉडी के डिफेंस सिस्टम को हम चेक करते हैं, डिफेंस अगेंस्ट द वायरस। पहला आता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो नेचुरल होती है, आपकी बॉडी के अंदर ही होती है, और ये फर्स्ट लाइन डिफेंस देती है। फर्स्ट लाइन डिफेंस से मतलब है कि आपको ये एक्वायर्ड नहीं करनी पड़ती, ये ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इंटरफेरोन्स या एंटीवायरल प्रोटीन बॉडी के अंदर बनते रहते हैं, नेचुरल किलर होते हैं जो इन्फेक्टेड सेल्स को भी खत्म करते हैं प्लस पैथोजन को भी खत्म करते हैं। पैथोजन यहाँ पे क्या है, वायरस हो जाएगा। ये स्पेसिफिक नहीं होते, नॉट स्पेसिफिक मींस ऐसा नहीं है कि भाई प्रोटीन ये बस एक को मारेगा, ये प्रोटीन तरह तरह के पैथोजन को मार सकता है, लेकिन ये बहुत ही स्लो होती है और इतना इफेक्टिव नहीं होता। नो मेमोरी मींस अगर किसी सेल ने पैथोजेंस को मारा है तो उसे याद रहना चाहिए कि भाई मैंने किस टाइप के पैथोजेंस को मारा था, तो मैं ये मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी होती है, पर इन्नेट इम्यूनिटी में ये नहीं आता। ओके, प्रथम फर्स्ट डिफेंस लाइन जो आपको बता चुका हूं। ओके, अब आता है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी से मतलब है कि जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड की जाती है। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये अम्ब्रेला वर्ड है, इसमें बहुत सारी कैटेगरी आती है। साइटोटॉक्सिन टी एंड द बी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके अंदर आता है ये लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे पास दो तरह के सर्कुलर सिस्टम चलते हैं, एक तो होता है ब्लड वेसल सिस्टम, एक होता है लिम्फेटिक। तो लिम्फेटिक में आते हैं, तो लिम्फेटिक होते हैं ये टी और बी इसी कैटेगरी होती है, और ये पैथोजेंस को मार देते हैं। ओके, तो एंटीबॉडीज बनाते हैं जो वायरल या पैथोजेंस को मारेंगे, ये एक्वायर्ड है। मींस बॉडी इनको अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करती है। जो बच्चा पैदा होगा वो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ खाएगा पिएगा, तो बॉडी धीरे धीरे इसको एक्वायर करती है। ये मेमोरी बेस्ड है, एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो याद रहता है सेल को कि भाई पहले भी ये आया था, तो अब जब दोबारा ये आया है तो इसको और मारना है। मींस जो रिएक्शन है फास्ट हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग है लेकिन स्लो है। अगर मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो फास्ट हो जाएगा, और अदरवाइज स्लो रहेगा। इसी का एक फीचर होता है जो इसके अंडर में आता है, जैसे बताया कि ब्रॉड बैंड है ये, और जो इसका एक फीचर है दैट इज द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, जो नैरो बैंड है। नैरो बैंड से मतलब है कि स्पेसिफिक होते हैं, जिस चीज के लिए आपने वैक्सीन दी है इसे उसके लिए काम देगी। अगर स्मॉल पॉक्स के लिए आपने वैक्सीन दी है तो सिर्फ स्मॉल पॉक्स की यही वायरस को मारेगी, अरे बॉडी के अंदर पोलियो के वायरस है तो उन्हें नहीं मारेगी। तो फाउंडेशन ऑफ द वैक्सीन, जो हम वैक्सीन लेते हैं उसमें क्या होता है, वैक्सीन जो भी हम लेते हैं उसमें जो है वीक पैथोजन होते हैं, वो बॉडी के अंदर जाएगा, हमारी बॉडी जो है उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, इसे कहते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन में हम वीक या डेड पैथोजन डालते हैं, एक्टिव पैथोजन नहीं डालते, लेकिन टेक्निकली हम पैथोजन ही डाल रहे हैं। अगर आपने जो है ज़ॉम्बी मूवी देखी हो तो ज़ॉम्बी मूवीज में एक सीन आता है कि जहां पे वो हेल्दी पर्सन को अफेक्ट करते हैं, डिसीज पर्सन को अफेक्ट नहीं करते। तो क्या करते हैं, वो डिसीज पर्सन से जो है, जो साइंटिस्ट होते हैं डिसीज पर्सन के ब्लड को निकाल के हेल्दी पर्सन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो हेल्दी पर्सन को भी नहीं देख पाते, है ना। इससे वो वैक्सीन बना लेते हैं। एक बार देखना ज़ॉम्बीज मूवी। तो जो वैक्सीन होती है ये लॉन्ग टर्म होती है और ये फास्ट होती है और मेमोरी बेस्ड है, ये भी मेमोरी बेस्ड है। तो आपको बचपन में जो पोलियो की वैक्सीन मिली थी, जो दवाइयां पीते थे तकरीबन 8-9 साल तक, तो अब क्या होगा कि अब आपको पोलियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बॉडी ने ऑलरेडी वो मेमोरी बना चुकी है। तो हर साल जो है पोलियो पिलाने के लिए लोग आते थे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इनेट इम्यूट सिस्टम, जिसमें न्यूट्रोफाइल्स है, बेसोफिल्स है, ईसोफिल्स है, मैक्रोफेज है, मोनोसाइट्स है, मास्ट सेल्स है, नेचुरल किलर है। ओके, और यहाँ पे अडेप्टिव, अडेप्टिव में टी लिम्फोसाइट्स है एंड बी लिम्फोसाइट्स है, इसको एक्वायर करना पड़ता है बॉडी के बाद। ओके,
अब आता है मैकेनिज्म कि वायरल कैसे जो है अफेक्ट करता है पैथोजेनेसिस। तो मैंने आपको लाइटिक और लाइसोजेनिक भी बता दिया, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक, उन दोनों के कंसेप्ट यहां पे यूज होंगे। जैसे पहला है डायरेक्ट साइटोपैथिक इफेक्ट, जो बताया था कि साइटोपाथवे होता है जिसमें जो है वायरस होस्ट सेल में जाके उसमें रिपीट करेगा, बेबी वायरस बनाएगा और होस्ट सेल को मार देगा। तो यहाँ पे क्या, होस्ट सेल डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द वायरल रेप्लिकेशन, जो हम ऑलरेडी लाइटिक साइकिल में देख चुके हैं, लाइटिक साइकिल। अब आता है इम्यून मीडिएट डैमेज, मींस जो इम्यूनिटी थी आपने पहले, वायरस ने उसको डैमेज कर दिया। जैसे CD4, CD4 साइटोकाइनिन नाम का जो केमिकल होता है, ये क्या करता है, साइटोकाइनिन हेल्प इन कम्युनिकेशन, किसका कम्युनिकेशन, इन्फेक्टेड सेल का हेल्दी सेल से। इन्फेक्टेड सेल टू हेल्दी सेल। ओके, तो कोविड का जो 19 आया था उसमें जो कोरोना वायरस था उसका काम यही था, वो इम्यूनिटी डाउन कर रहा था। तो जो डॉक्टर्स हैं वो स्टेरॉइड्स दे रहे हैं ताकि इम्यूनिटी इंक्रीज हो सके, लेकिन स्टेरॉइड देने की वजह से डायबिटीज भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से इसको ग्रो कर रहा है। ओके, जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज थी उनके लिए बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन है और जो है डायबिटीज भी है, ये बड़ा प्रॉब्लम था उस टाइम पे। एक तीसरा पाथवे है दैट इज द ऑन्कोजेनेसिस। तो एक में तो क्या हुआ कि भाई सेल को ही मार दिया, दूसरे में क्या है, सेल की कम्युनिकेशन को मार दिया, अब तीसरे में क्या है, सेल को ग्रोथ कर रहे हैं। कैंसर, ट्यूमर, जैसे ट्यूमर होता है, ट्यूमर में क्या है, सेल का मास इंक्रीज हो जाता है, जो बॉडी के अंदर सेल है वही इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले वाले में तो सेल को ही मार रहे हैं, दूसरे वाले में इम्यूनिटी को मार रहे हैं, तीसरे वाले में क्या है, सेल को इंक्रीज कर रहे हैं। उसे कहते हैं ऑन्कोजेनेसिस। ऑन्कोजेनेसिस में ऑन का जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, लेकिन कुछ म्यूटेजेंस होते हैं जो उसको एक्टिवेट करते हैं। हमारे डीएनए में ऑन का जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, तो हेपेटाइटिस बी वायरस आप देख सकते हो, हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाएगा, सी वायरस हो जाएगा, ये लिवर पे इफेक्ट करके लिवर किरोसिस, या तो लिवर किरोसिस करेंगे या लिवर कैंसर करेंगे। लिवर कैंसर कर भी कर सकते हैं, जैसे पी वायरस है वो सर्वाइकल कैंसर, जहाँ की बोन्स होती हैं सर्वाइकल्स वाली, जो मसल्स होते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी सर्वाइकल, इस पे अटैक करेंगे और सर्वाइकल कैंसर की चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ भी जो है ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स हो जाती है। एंड जो वायरस बी है वो लिम्फोमा, लिम्फोमा, जो लिम्फेटिक टिश्यू सिस्टम्स थे उनके अंदर डब्ल्यूबीसी को इंक्रीज कर देता है। वो भी एक प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कि डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाएगी तो जो है आपको इम्यूनिटी मिलेगी। हमने जेनेटिक डिसऑर्डर में देखा था CML, है ना, एक डिसीज का नाम था जिसमें ल्यूकेमिया आता है। ल्यूकेमिया में ब्लड कैंसर होता है, स्पेशली येलो बोन मैरो का। एक तो रेड बोन मैरो थी, उसमें से आरबीसी निकलती हैं, एक होता है येलो बोन मैरो, उसमें से आपकी डब्ल्यूबीसी निकलती हैं। तो जो ब्लड कैंसर होता है वो डब्ल्यूबीसी वाला होता है। तो यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं। आप देखिए, एक ये हेल्दी सेल था, हेल्दी सेल में वायरस आ गया और इस हेल्दी सेल के जो साइटोप्लाज्म था, जो आपका न्यूक्लियस था, वो टूटना शुरू हो गया। उसके बाद ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये आजाद हो जाएंगे दूसरे नए इंफेक्शन के लिए। ओके, ये ऑन्कोजेनेसिस का है, ऑन्कोजेनेसिस। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सेल है आपका, नॉर्मल सेल्स में जेनेटिक चेंजेस आना शुरू हो गए। जब जेनेटिक चेंज आएंगे तो जो न्यूक्लियस था इसमें इश्यू हो जाएगा और ये कैंसर सेल बन जाएगा और ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जब सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ चलेगी तो क्या हो जाएगा, एक कैलस बन जाएगा, सेल डिवाइड करना तेजी से शुरू करेंगे और ये कैंसर सेल बन जाएंगे। ओके, तो स्लाइड को देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं।
हाँ जी, अब आता है कि भाई किस तरह से बचा जाए, प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन के लिए अगर आप देखें कि हमारे पास जो भी दवाइयां होती हैं वो स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए होती है। जैसे हमने फंगल इन्फेक्शन पढ़ा था, फंगल इन्फेक्शन की जितनी भी दवाइयां थी वो उसके सेल वॉल को तोड़ रही थी। अगर हम बैक्टीरियल डिसीज को देखें तो जो एंटीबॉडीज हैं वो भी सेल वॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको प्लांट के सेल को खत्म करना है तो उसके सेल वॉल को खत्म करना है पहले, जैसे सेलुलोज हो गया, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन हो गया, फंजाई में काइटिन हो गया। ओके, ऐसे ही यहां पर है जो हमारा वायरस है उसके तीन मेन पार्ट है, डीएनए, आरएनए, एनडी और प्रोटीन। तो हमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को तोड़ने के लिए कोशिश करनी है। थोड़ा अनयूजुअल है ये, है ना। तो इसके लिए हम न्यूक्लियोटाइड्स यूज करेंगे, जिससे हमारे पास एंटी वायरल ड्रग्स हैं, एंटी वायरल ड्रग्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग, न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ना शुरू करेंगे। अब जो दिखाया था ना आपको डीएनए आरएनए वाला डायग्राम, उसमें हमने दिखाया था कि ग्यूनोसाइंस है, एटिनोसाइंस है और साइटोसाइंस है, देन द यूरेसिल है, उधर देखेंगे तो थायमाइन था, है ना। तो उनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे। जब उनके मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ देंगे तो ऑब्वियसली वो जो डीएनए था टूट जाएगा और जेनेटिक मेटेरियल खत्म हो जाएगा, वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, जैसे कोविड के टाइम पे एक वैक्सीन आई थी आपकी, रेमडेसिविर, रेमडेसिविर ये आई थी, है ना। हेपेटाइटिस बी की अलग होती है, हेपेटाइटिस बी, एंटी एचआईवी और एंटी एचएसवी। ये सारे जर क्या करेंगे, उसकी न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ब्रेक न्यूक्लियोटाइड, फाइन, ये न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे और आप देख सकते हैं डीएनए है और ये आपके जो है न्यूक्लियोटाइड्स पूरे बने हुए हैं। और इनको तोड़, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, फिर उसके बाद इनके बॉन्ड को तोड़ना है। अब इनके बॉन्ड को नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बताऊं कि भाई यहाँ पे होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये याद नहीं करना। दूसरा, यहाँ पे बॉन्ड जो होता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये भी याद नहीं करना। जैसे बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें वर्ड्स आएंगी बार बार, है ना। अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो उसे करंट अफेयर में भी आ जाती हैं। जैसे आजकल क्रिस्पर कैस 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जीन एडिटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमें पूरी तरह से इनका स्ट्रक्चर को तोड़ना है, इनके स्ट्रक्चर को पूरी तरह से तोड़ना है। जब इनके स्ट्रक्चर को हम तोड़ देंगे तो ऑब्वियसली जेनेटिक मैटेरियल जिंदा नहीं रहेगा और वो किसी में इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या प्रोग्रेसिव ट्रांसक्रिप्टेज में। और देख लेते हैं क्या क्या है इसका। न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स है जो न्यूक्लियोसाइड को तोड़ता है। प्रोटीन एज इनहिबिटर है, जो प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करते हैं उन्हें ही हम इनहिबिट करते हैं, जैसे एचआईवी। आरटीआई, टिनोफिब्रोइन, इंटीग्रेस इनहिबिटर, मींस बहुत सारे एंजाइम्स एक साथ मिलके न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, आरएनए पॉलीमरेज, तो एक प्रोटीन का नाम होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज मींस पॉलीमरेज, जो बहुत सारी यूनिट बनाने में हेल्प करेगा। जैसे हमारी यहाँ पे जो है इसको बनाने में जो हेल्प करेगा उसे कहेंगे पॉलीमरेज। इनको भी जो है इनहिबिटर, जैसे कोविड की हो गई या फिर सोफोस्फिर हो गई। फिर ये है न्यूरामिडाइडेस इनहिबिटर, ये इन्फ्लुएंजा के वायरस के लिए होती है। अब वैक्सीन के टाइप्स क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड होता है, इनएक्टिव किल्ड होता है, सब यूनिट प्रोटीन होता है, एमआरएनए वैक्सीन होती है, वायरल वेक्टर भी वैक्सीन होती है। तो लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब होता है कि जहां पे आपने एक वीक पैथोजन बॉडी के अंदर डाल दिया। अब बॉडी अपने आप ही एंटीबॉडीज या एंटीवायरल बॉडीज बनाना शुरू कर देगी। इनएक्टिव और किल्ड, जैसे रेबीज हेपेटाइटिस ए में डालते हैं, हम किल्ड वाले डाल देते हैं। तो किल्ड में क्या होगा, होता क्या है एक्चुअली में, जो भी वायरस होता है ना उसके ऊपर एंटीजेंस होते हैं।
इन एंटीजेंस को या तो एंटीवायरस बॉडी पहचान लेती है। इसके अगेंस्ट में हमारे पास सेल के ऊपर ये सेल है एंटी वायरल बॉडीज, इसे पहचान लेती हैं और उस पर अटैक कर देती हैं। ओके, देन प्रोटीन बेस्ड यूनिट है जो प्रोटीन को जो पहचान लेते हैं। फिर एमआरएनए वैक्सीन है जिसमें जो है एमआरएनए लगता है और होगा क्या, एक वायरस का जो एमआरएनए आ रहा है और जो एमआरएनए हमने डाला है इसको हम कहते हैं वैक्सीन एमआरएनए, इसको आप कह लीजिए ऊपर वाले को वायरल एमआरएनए। ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे से, है ना, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, चिपक जाएंगे और जो वायरल था एमआरएनए वायरल अब वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। फिर वायरल वेक्टर भी होते हैं। ओके, स्लाइड को देख लीजिए फिर चेंज करते हैं। हाँ जी, तो यूपीएससी के हिसाब से भाई हेल्थ सक्सेस स्टोरी हमारी क्या है वो देख लेते हैं। पहले तो 1977 में स्मॉल पॉक्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया, इरेडिकेट कर दिया गया। 1980s में फर्स्ट डिसीज एलिमिनेटेड बाय द वैक्सीन। उसके बाद हमारे पास पोलियो वाला था, जो पोलियो था हमारा पोलियो वायरस 2014 में पूरी तरीके से उसको इरेडिकेट कर दिया गया था, है ना, ये रहा। फिर कोविड वाला वायरस, इसके लिए बहुत सारी वैक्सीन थी हमारे पास, मल्टीपल वैक्सीन जो बनाए रखी थी। फिर ग्यूनिया वॉर्म डिसीज, ये भी एक वायरस लेकर आता है, पैरासाइटिक होता है, इसको भी रेडिकेट कर दिया इंडिया में 2000 में। क्रिस्पर बेस्ड एंटीवायरल, क्रिस्पर सेल्स जो हमने जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ा था, पूरा का पूरा मैकेनिज्म उसमें पढ़ा था, जहां पे हम कैस प्रोटीन के बेसिस पे दो अनवांटेड डीएनए को काट देते हैं और अपना वांटेड डीएनए लाके चिपका देते हैं। एक्सपेरिमेंट किए थे उस पर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जहां पे एक ही जीन से सारे जो है आपके पास एंटीबॉडीज आ जाते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल, एक ऐसी दवाई बनाई जो सारे वायरस पर अटैक कर दे, क्योंकि अधिकांश वायरस जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए या आरएनए होता है। तो न्यूक्लियोटाइड, अफेक्ट द न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये स्मॉल पॉक्स, ये डायग्राम है यहाँ पे। एक ग्वीनिया वॉर्म है जो अक्सर खेत वेत में जो है जो काम करते हैं, उनके जो पैरों में घाव होते हैं उसे ट्रीट नहीं कर पाते और ये वॉर्म उस पर लग के बॉडी के अंदर आ जाते हैं और पूरी बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो वायरल डिसीज वाला फैक्टर था ये पूरा कंप्लीट होता है चैप्टर। और आप इस लेक्चर को देखिए, अपने नोट्स पढ़िए, अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो प्लीज अपने मेंटर से बात कीजिए। सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है कि आपका मेंटर का मोबाइल नंबर है या कोचिंग सेंटर का जो भी फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम पे नोट्स मिलते हैं, ये यूट्यूब पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप इसको फॉलो कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर हम जो है एक नया चैप्टर देखते हैं, नए टॉपिक देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।